मैं पूर्व सैनिक हौलदार हंसराज थारा डोगरा 2024 चुनावों का आजाद उम्मीदवार। मेरा मिशन निर्विरोध या 100% वोट जीतकर दूसरे उम्मीदवारों की जमानत जमा करवाना। आज का मेरा एपिसोड मेरे कांगू इलाके के 3 दूसरे विश्व युद्ध के योद्धाओं का है। पहला योद्धा महायोद्धा, दूसरा योद्धा योद्धा, तीसरा योद्धा अद्भुत योद्धा। ये तीनों ही दूसरे विश्व युद्ध के योद्धा हैं। आज का एपिसोड मेरे को इसलिए बदली करना पड़ा कि मैं कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक एपिसोड देख रहा हूं, जिसमें दिल्ली में उन्होंने राजपथ यानी राजाओं का पथ, गुलामी का पथ के नाम को बदल करके कर्तव्य पथ का नाम दिया। उस कर्तव्य पथ पर बाबू सुभाष यानी आजाद हिंद फौज के खलनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा आजाद हिंद फौज के खलनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करने में मेरे को बहुत ही खुशी हुई। यह काम तो 1948 में ही पूरा हो जाना चाहिए था, जो कि इतने सालों के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अभी पूरा करना पड़ा। जब 2014 में प्रधानमंत्री मई 2014 में प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी कसम खाई थी, तो उसी दिन से ही नरेंद्र मोदी जी को नाम बदली कर देना चाहिए था। इसमें भी ज्यादा साल, लगभग 8 साल का टाइम बर्बाद कर दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को याद आई, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हुआ। मेरा एपिसोड, मेरा सेना के कार्यों का अद्भुत एपिसोड जो मेरा देना था, उसको मैंने कैंसिल कर दिया। और मैं जब से राजपथ यानी राजाओं का पथ, गुलामी का पथ, अंग्रेजों का पथ, उस पथ का नाम बदली करके कर्तव्य पथ रखा गया। और वहां पर बाबू सुभाष यानी आजाद हिंद फौज के खलनायक, उनकी प्रतिमा का जब अनावरण हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने बोला मैं अपना एपिसोड को महायोद्धा, योद्धा और अद्भुत योद्धा, जो मेरे कांगू स्कूल से लगभग 2 किलोमीटर के दायरे के 3 दूसरे विश्व युद्ध के योद्धा, उनका भी मैं इसके साथ लिंक रखूं, इसके साथ अपना एपिसोड दूं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बार बोलते हुए सुना है कि बाबूजी के मन में क्या आता होगा, बाबू सुभाष के मन में क्या आता होगा, आजाद हिंद फौज के खलनायक क्या सोचते होंगे जब हमारी इंडियन फौज जापान में कैद थी। तो सुनिए देशवासियों, इलाका निवासियों, ये बात एक सिपाही के बारे में जान सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि सुभाष बाबू यानी आजाद हिंद फौज के खलनायक जब स्कूल में पढ़ा करते थे, तो उन्होंने 1914 से 18 से के युद्ध, पहले विश्व युद्ध के बारे में उनको पूरी जानकारी हो गई थी। उन्होंने देखा था, उन्होंने सुना था कि किस प्रकार से हिंदुस्तानी सैनिकों ने अंग्रेजों की मदद की और जर्मनी फौज को और जापानी फौज को नाको चने चबा कर जो है जीत हासिल कराई। लेकिन बाबूजी के मन में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मन में यह बहुत बात खटखटाती थी कि जब विसोई की संधि जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई और जर्मन के ऊपर पूरे युद्ध की जुर्माना लगाया गया, जो अमेरिका, रशिया और फ्रांस ने लगाया, उसके लगते ही जब भारतवासियों ने शांति से अपनी आजादी अंग्रेजों से मांगी और जलियांवाले बाग में बैसाखी 1919 को इकट्ठे हुए, तो अंग्रेजी फौज ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनको कुओं में मौत के घाट उतार दिया। हजारों भारतीय नागरिकों को अंग्रेजों ने जो है जलियांवाले बाग में बैसाखी के दिन मार गया। सुभाष बाबू के मन में यह बात बहुत खटखटाती थी।
उन्होंने मौका देखा। आज अंग्रेजी विश्व युद्ध में बिजी हैं और हिंदुस्तान में इनकी संख्या बहुत कम है, अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बहुत कम है, और मेरे को चाहिए इसका बदला मैं आज अच्छी तरह से ले सकता हूं, और जितने भी अंग्रेजी सैनिक इस वक्त हिंदुस्तान में है उनको जमीन दोज समाधि गाड़ सकता हूं। और इन्हीं विचारों को लेकर आजाद हिंद फौज के खलनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान में जाकर आजाद हिंद फौज का गठन शुरू किया। तो सुनिए मेरे इलाका निवासियों, इस आजाद हिंद फौज का जब गठन हुआ, एक लंबी लाइन कैदियों की बाहर लगी, और उस लाइन के बीच में कौन सा एक कैदी खड़ा था जिसके साथ पहले नंबर पर जो है आजादी के खलनायक सुभाष चंद्र बोस ने हाथ मिलाया। तो वो थे मेरे कांगू स्कूल के नजदीक गांव के मालिक के श्री सिंह। सन 62 से लेकर सन 72 तक मैं श्री सिंह के साथ लगाव में रहा। मैं सन 62 में दूसरी क्लास में पढ़ता था और सन 72 में मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। मैं श्री सिंह के साथ 10-11 साल लगाव में रहा। मैं उस योद्धा से भी लगाव में रहा जो कि 6 साल जापानी कैद में रहा और वो आजाद हिंद फौजी नहीं बन सका। मैं उस अद्भुत योद्धा से भी लगाव में रहा जो कि जापानी फौज को चकमा देकर नजर ही नहीं आया और फौज आगे निकल गई, जापानी फौज आगे निकल गई और वो अद्भुत योद्धा कहलाया। तो सुनिए, पहले महायोद्धा श्री सिंह, मालगांव, तहसील नदौन, जिला हमीरपुर, डाकखाना कांगू, 1770-40 हिमाचल प्रदेश। अभी आती है बात उस योद्धा की जिसके चबर्ख और क्रियाकर्म सब घर में कर दिए गए थे। वो योद्धा जो जापान में 6 साल कैद रहा। जब मैं उस योद्धा से बात की कि आप क्यों नहीं आजाद हिंद फौजी बने, श्री सिंह कैसे आजाद हिंद फौजी बन गए, मैंने श्री सिंह से भी बात की कि श्री बसंत राम क्यों नहीं आजाद हिंद फौजी बने, तो उन्होंने बताया कि उन दिनों जो है जापान में भारी बुखार का एक प्रकोप चल रहा था, जिस प्रकार से आजकल कोरोना फैला है इधर, और उनको जो 103 डिग्री का बुखार था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, इसलिए वो आज आजाद हिंद फौज में शामिल नहीं हो पाए। सारी बात का राज खुलने के बाद वो योद्धा 6 साल के बाद घर आया, तो उस टाइम तक उसका सभी चबर्ख क्रियाक्रम कर दिया गया था। वो कौन था? गांव चलली बसंत राम, मेरे पिताजी के बड़े भाई, डाकखाना कांगू, 1770-40 हिमाचल प्रदेश। अभी बात आती है अद्भुत योद्धा की। अद्भुत योद्धा का ओहदा किस प्रकार से एक योद्धा ने दूसरे विश्व युद्ध में लिया, तो इसको भी सुनिए। जब जापानी फौज ने हिंदुस्तानी फौज को और अंग्रेजों की फौज को कैद कर लिया था और वो कैदियों को जो है ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही थी, यानी आगे हाथ खड़े करके कैदियों को भगाना और जोर जोर से बोलना, हम हिंदुस्तानी फौजी हैं, हमारे पर फायर मत करो, हम अंग्रेजों के फौजी हैं, हमारे पर फायर मत करो। इस प्रकार से जापानी फौज कैदियों को ढाल बनाकर अपनी कैदियों की संख्या बढ़ाने में लगी हुई थी। अभी एक अद्भुत योद्धा अपने मोर्चे पर तैनात था। जब उसे आवाज सुनाई दी कि हम हिंदुस्तानी फौजी हैं, हमारे ऊपर फायर मत करो, हाथ ऊपर खड़ा करके आ रहे थे। जापानी फौज बंदूकें लेकर कैदियों के पीछे आगे ढाल बनाकर चली हुई थी। उस अद्भुत योद्धा के आगे लगभग 10 गज आगे एक ऐसी पानी की झील थी जिसकी गहराई 10 फुट थी। वो अद्भुत योद्धा बचपन से ही
गहराई, पानी की गहराइयों में बड़ी देर तक डुबकी लगाने का अभ्यास किया करता था। और उसने मौके का फायदा उठाकर अपनी राइफल कंधे में डालकर तेजी से पानी में डुबकी लगा दी। लंबे समय तक उसने अपना सांस बंद कर रखा। जब वो पानी से बाहर निकला तो क्या देखा, आगे जापानी फौज, आगे कैदी, पीछे जापानी फौज आगे निकल चुकी थी, उसके मोर्चे से आगे निकल चुकी थी। उसने लंबे 3 सांस लिए और दोबारा पानी में डुबकी लगा दी। दोबारा डुबकी लगाने के बाद जब वो निकला तो जापानी फौज काफी आगे चली गई थी और वो अपनी राइफल लेकर पीछे लगभग 5 किलोमीटर पीछे अंग्रेजों की फौज के साथ आकर मिल गया। ये था उसका अद्भुत कारनामा। वो कैदी ही नहीं बना, वो जापानी फौज का कैदी ही नहीं बना, उसने पानी में डुबकी लगा दी। पानी में डुबकी लगा दी, जो 10 मिनट 15 मिनट तक पानी में डुबकी लगाने का अभ्यास उसने बचपन से कर रखा था। सफेद सफेद पत्थर गहरे पानी से निकालता था और अपने आंगन में आकर लगाता था। वो कौन था? सुनिए, गांव चलाली, डाकखाना बढेड़ा, 177040, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, तहसील इंदौर, हिमाचल प्रदेश। वो थे श्री शंकर दास, मेरे पिताजी। आज का मेरा ये एपिसोड मेरे को जोड़ना पड़ा राजपथ से। आज तक का राजपथ राजाओं का पथ, गुलाम पथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे कर्तव्य पथ बनाकर एक देश को नया नमूना दिया है। आज तक हिंदुस्तान की फौजें गुलामी पथ पर ही गणतंत्र दिवस परेड करती रही। आज कर्तव्य के आधार पर, आज हिंदुस्तान की फौजें कर्तव्य के आधार पर उस कर्तव्य पथ पर सलामी सलूट की कार्रवाई करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। लेकिन मेरा एपिसोड यहां पर नहीं खत्म होता है। यह आजादी की नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबू सुभाष, वो क्लर्क थे, बाबू थे, लेकिन उनके जहन में वो था कि अंग्रेजों ने पहले विश्व युद्ध में हिंदुस्तानी सैनिकों को जो इस्तेमाल किया और उसके बाद जलियांवाला बाग में 1919 में हजारों न्यथों को मारकर जो है मौत के घाट उतार दिया, जो कि सिर्फ आजादी की मांग कर रहे थे। अंग्रेज जीतने के बाद, न्यथों को मारने के बाद ठीक था बाबूजी की खलनायक आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को समाधि चटाता हुआ जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़ रहा था और अंग्रेजी सैनिकों की समाधियां गाड़ता हुआ आगे आ रहा था, कोई अंग्रेज अफसर उसके आगे टिक नहीं पा रहा था। सभी की समाधियां जो है गड़ती जा रही थी। अंग्रेजों के हाथ खुल गए, कांपने लगे। ये तो हमें भागना पड़ेगा, अभी हम इसको कैसे कंट्रोल करें। तो अंग्रेजों ने ऐसी चाल चलाई कि भाई को भाई से लड़ाने का प्रोग्राम उन्होंने सेटल कर दिया। और जो नजदीक देशों में इंडियन फौज थी, हिंदुस्तान में जो हमारे भारतीय सैनिक थे, उनको आजाद हिंद फौज के आगे लड़ने के लिए भेज दिया। जब सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाई को आगे देखा तो भाई को कैसे मारेगा सुभाष तो भाई की रक्षा के लिए था। सुभाष भाई को नहीं मार सकता था। सुभाष ने यह फैसला किया, चलो जापान में वापस अपनी पनडुब्बी से हम वापस चलते हैं। और सुभाष ने अपनी पनडुब्बी ली, जापान वापस चला गया। भाई के ऊपर सुभाष ने हाथ नहीं उठाया। और इस प्रकार से जो है अंग्रेज बाकी बची हुई फौज को कैद करने में जो कामयाब हुए। भाई को भाई के साथ लड़ाकर ही अंग्रेजों ने राज किया। अभी क्या था, अब ये आजाद हिंद फौजियों के लिए अंग्रेजों ने बहुत बड़ी जो सजा सुना दी, बहुत बड़ी सजा का ऐलान कर दिया। इनको जो फांसी की सजा दो, इनको काले पानी की सजा दो। और उन्होंने सजाएं निश्चित कर दी आजाद हिंद फौज के लिए। बहुत बुरी बात थी। महात्मा गांधी और नेहरू आगे आए, उन्होंने अंग्रेजों को बताया कि आप इनको फांसी की सजा या काले पानी की सजा नहीं दे सकते हैं।
ये गुलाम मुल्क के फौजी हैं। गुलाम मुल्क के फौजियों ने सुभाष चंद्र बोस के कहने पर यह काम किया है। सुभाष चंद्र बोस जब मांगे वो मिलेंगे तो हम आपको उसे सौंप देंगे, यह किरार किया गया। सुभाष चंद्र बोस कहां मिलेंगे, वो तो जापान चले गए वापस, तो उनकी सजाएं माफ की। लेकिन श्री सिंह जो कि महा योद्धा, जिसने सुभाष चंद्र बोस से पहला हाथ मिलाया था, जब मैं उसके पास बैठकर उसको पूछता था कि कैसा है, वो कहता था हमारा बाबू आएगा हमें इंसाफ देगा, हमारा बाबू आएगा हमें इंसाफ देगा। उनको जो ना तो प्रॉपर फंड का पैसा मिला, कोई भी उनका फौजी टाइम का पैसा नहीं दिया गया, ना उनको पेंशन दी गई। बहुत बुरी जिंदगी वो व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने आजाद हिंद फौजियों को किसी भी सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। सन 1972 तक आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने, उस आजाद हिंद फौजी का लड़का मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था, उसने जो अभी ट्राला चलाता था, वो अभी तक भी वो एक गरीब घर के परिवार से संबंध रखता है। आज सरकार को चाहिए, जो आजाद हिंद फौजी परिवार आज भी गरीब संस्था में चल रहे हैं, गरीबी की हालत में से गुजर रहे हैं, उनकी जो है नौकरी का बंदोबस्त किया जाए, उनके बच्चों की। उनको आजाद हिंद फौजियों को पेंशन नहीं दी गई, उन्होंने बच्चे कैसे पढ़ाने थे, उन्हें बच्चों को रोटी कहां से खिलानी थी, वो खुद ही बेजार थे। सन 1972 में जब सन 71 की लड़ाई हिंदुस्तान सेना ने पाकिस्तान को हरा दिया, तब इंदिरा गांधी की आंखें खोली और उनको पेंशन और बोला हम एरियर भी दे रहे हैं इनको। उनका एरियर सिर डालना था जब उनको बच्चों को नहीं पढ़ा सके, वो फिर क्या करना था एरियर। तो सन 72 में ये दिया गया। तो आज भी ये सरकार को चाहिए कि नेताजी की, सुभाष बाबू जी की आत्मा को शांति देने के लिए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सच्चा, उनकी प्रीतमा का सच्चा अनावरण करने के लिए, उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर जो सैनिक लड़े और अंग्रेजों की सेना की उन्होंने समाधियां गाड़ी, वो गाड़ते चले आए, आगे अपने भाई पर वार करने से हार गए, हारना पड़ा। भाई पर कैसे वार करना था, नहीं हो सकता है। एक हिंदुस्तानी अपने भाई पर वार नहीं करता है, और सैनिक होने के नाते। तो आज सर्वेक्षण होना चाहिए, कौन सा ऐसा परिवार है आजाद हिंद फौज से संबंधित जो गरीबी रेखा में चल रहा है, उसको फर्स्ट एंड टाइम उसके जो परिवार के एक बच्चे को जो नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे चौकीदार की दो चाहे चपरासी की, इसको चेक करो, ये चेक होना चाहिए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं जो है अपने एपिसोड देता रहूंगा। आज मेरा एपिसोड अपने खुद के काम का था, खुद के मेरे सेना के अद्भुत कार्यों का था। सबसे बड़ा एपिसोड मैं आज देना था अपना, मैंने अपना कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गुलामी का पथ, जिसे राजपथ नाम दिया जाता था, अब कर्तव्य पथ में जब बदली हो गया, तो मेरी देश की सेनाएं उस कर्तव्य के आधार पर परेड करेंगी, ना कि राजाओं के पथ पर, उस पर करेंगी। राजा के पथ पर नहीं करेंगी, वो राजपथ नहीं रहा, वो कर्तव्य पथ बन गया। बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय काम है प्रधानमंत्री जी का। और वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रीतमा का निवारण करना, लेकिन यह निवारण करने से काफी नहीं हो जाएगा, यह पूरा सर्वेक्षण करना पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान में जो भी आजाद हिंद फौजी जो कि सुभाष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा है, उन्होंने बहुत बुरा टाइम देखा। सन 72 तक, सन 47 से सन 72 तक बहुत बुरा टाइम देखा। जो 6 साल मेरा ताया जी, मेरे भाई, पिताजी का भाई 6 साल कैद में रह कर आया था, उसको भी पेंशन लगी, मेरे पिताजी को पेंशन लगी। उन्होंने अद्भुत काम करके जापानी फौज को धोखा दे दिया, पानी में डुबकी लगाकर 15 मिनट तक डुबकी लगाने की उनकी कैपेसिटी थी। वो अच्छे 15 मीटर गहरे से अच्छे सफेद पत्थर लाते थे और आंगन में लगाते थे, आंगन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। उनका बहुत पहले का अभ्यास था, बचपन से। तो उन्होंने युद्ध में भी उसका इस्तेमाल किया, उस झील का इस्तेमाल किया जो उनके सामने थी। अभी ही कुछ साल पहले हमारी सेना के बीएसएफ के जवान
एक जवान तैरना नहीं जानता था तो पाकिस्तान में पहुंच गया, 2 साल तैरना जानते थे, उन्होंने डुबकी लगाकर जो है अपने हिंदुस्तान सीमा में अंदर रह गए, अग्निबोट खराब हो गया। आज हर सैनिक को तैरना भी आना चाहिए, डुबकी लगाने भी आना चाहिए। इसकी पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, बहुत जरूरी ट्रेनिंग है ये। आजकल बच्चों को डुबकी लगाने का कोई अभ्यास नहीं करवाता है। हमने खुद जब भर्ती होते हम जो 15 मिनट तक पानी में डुबकी लगाने का हमारा अभ्यास था, और हम तैराकी में नंबर 1 थे। हमने जो है पहले ही जंप में जो अपना टेस्ट पास कर लिया डोगरा सेंटर में। आजकल डोगरा सेंटर में भी तैराकी का टेस्ट बंद हो गया, कभी कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ये। जब हमारा एक बीएसएफ का जवान पाकिस्तान में पहुंच गया, क्यों पहुंच गया? जवान को भर्ती करो, उसको पहले ट्रेनिंग दो तैरने की। पाकिस्तान कैसे पहुंच जाए? डुबकी लगाकर बड़े बड़े दरिया क्रॉस कर जाता है फौजी आदमी तैरने बड़ा तैराकी। तो चलो ये तो बात अलग हो गई, लेकिन आज का मेरा एपिसोड, अपना एपिसोड मैं बंद कर दिया है। और मेरा आज राजपथ, गुलामी का पथ, वो पथ गुलामी का जो कई सदियों, कितने सालों से 48 से लेकर आज तक चलता रहा, उसको उखाड़ फेंका, वहां पर कर्तव्य पथ आ गया। मेरे को तो इसी खुशी की बात है, सुभाष की प्रतिमा लग गई, उसका अनावरण हुआ, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन कुछ फिर भी सोचना पड़ेगा उन परिवारों को लिए जो आज भी सुभाष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलकर लड़ने वाले आज भी कहीं गरीबी रेखा में है। तो उनके लिए सरकार को कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।